हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 10th का केमिस्ट्री का होगा, जिसमें कि हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स शुरू किया था और उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों को भी इनमें से कोई भी चीज छूट गया है तो पीछे के वीडियो को जाकर के देखें और किसी भी तरीके का डाउट है तो वो डिस्कस करें। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक्स तभी आपको समझ में आएगी अगर आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9 अगर आपने अच्छे से डिस्कस किया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को फिर से मैं यहाँ पे कवर अप करने की। तो अगर नहीं समझ में आया है तो इन चीज को आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे। तो हमारा टॉपिक है हाउ metals and non metals react। इससे पहले एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, जो क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से नहीं है, वो आपके प्रीवियस चैप्टर से है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन ये था कि सर क्लोरो अल्कली प्रोसेस में हमारा जो क्लोरीन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस जो हमारा फॉर्म होता है तो वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे जाता है, एक पॉजिटिव पे एक नेगेटिव पे। तो कहने का मतलब ये है कि सर जो सोडियम है वो आपका किसी भी इलेक्ट्रोड पे क्यों नहीं जाता, हमारा सोडियम जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ ही क्यों फॉर्म कर लेता है, और आपका जो क्या कहते हैं कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव किसी भी इलेक्ट्रोड पे क्यों नहीं जाता। इसका आंसर मैं इस पूरे पढ़ाने के बाद लास्ट में दूंगा। तो इसलिए आप अगर जिन्हें भी अगर इसका आंसर पता है अच्छी बात है, आप ध्यान रखना। अगर नहीं पता है तो मैं इसका आंसर वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो ये चीज जब मैं केमिकल फार्मूला क्लास 9 में पढ़ा रहा था या फिर जब मैंने चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था और जब हम किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे बाय द बोर्स थ्योरी या बाय द बोर्स मॉडल, तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो ऑन मतलब सेल, तो वहां पे मैंने कहा था कि कोई भी एटम अगर दूसरे एटम के साथ रिएक्शन क्यों करता है, तो मैंने वहां पे रीजन दिया था टू अटेन या टू गेन इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो बात आती है कि व्हाट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। किसी भी तो बोर्स ने क्या किया था कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम मतलब किसी भी एटम्स के सेल में, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने क्या दिया था, बहुत सारे पॉइंट दिए थे और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेल में। तो यहाँ पे बात ये आती है कि अगर मैंने कहा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब क्या है, तो बोर्स के थ्योरी में 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। पहला सेल, वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2n²। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बोर्स थ्योरी में जनरली आते हैं। तो कोई भी एटम जो है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो KLMN सेल में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। ये जो KLMN में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो आपके इस फॉर्मूला से आता है 2n² से। अगर हमारा पहला सेल है, मतलब देखिए आपने क्या कहते हैं जो एटम्स के जो आपके थ्योरी थे मतलब जो एक्सप्लेनेशन थे, जैसे वो जे थॉमसन के द्वारा हो, रदरफोर्ड के द्वारा हो, ये चीज आई होप कि आप लोगों को पता है, इसलिए मैं उतना डिटेल में पीछे नहीं जा रहा। मैं बस इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन पे फोकस कर रहा हूं। तो आपका 2n² है, तो पहला सेल है तो n1 होगा, अगर दूसरा सेल होगा n2, तीसरा होगा तो 3, चौथा होगा तो 4। अब बात करते हैं वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो हर एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है।
तो अगर मान लीजिए कि किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 12 है, किसी के पास 25 है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए किस सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं कि अगर हमारे पास K सेल है तो उसमें हम मैक्सिमम इतना ही इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते, L है तो इतना ही पुट कर सकते, M है तो इतना ही पुट कर सकते, N है तो इतना ही पुट कर सकते। कितना? तो जैसे कि 2, 8, 18, 32 K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। एक चीज और उन्होंने कहा था जो कि इस मॉडल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हम भले ही वो सेल कोई भी हो, हम उसके आउटर मोस्ट सेल में, मतलब भले ही कोई भी सेल हो, हम उसके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम हम 1 इलेक्ट्रॉन ही पुट कर सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम पुट नहीं करेंगे। ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इस जगह पे भी जरूरी पड़ेगा। कैसे? तो जो मैंने आपको कहा है अभी अभी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का कहने का मतलब होता है कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस सेल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 या फिर 8 होगा, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में या वैलेंस सेल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी तो हम कहेंगे द एटम इज इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। 8 या फिर 2, याद रखिएगा, 2 या फिर अगर 8, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होगा तो हम कहेंगे कि वो आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का जो सेल होगा उस सेल के आउटर मोस्ट, मतलब जो आपका सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा उसे हम कहते हैं वैलेंस सेल। किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल जो होगा उसे हम कहते हैं वैलेंस सेल, और उस आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो क्या होता है कि कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल इसलिए रिएक्ट करता है बिकॉज उसे अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना रहता है, और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही मतलब इट विल अटेन, मतलब ये अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो अगर फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है, कि कोई भी एटम अगर अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो मैंने क्लास 9 में भी आप लोगों को बताया था कि अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर आपस में कंबाइन करते हैं दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड और दोज कंपाउंड विच आर फाउंड बाय द क्या कहते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये जो आयंस फॉर्मेशन हुआ वो किसके लिए हुआ? टू गेन इट्स स्टेबिलिटी के लिए हुआ। और ये स्टेबिलिटी गेन कैसे होगा? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करेगा। इसका मतलब कोई भी दो एटम अगर आपस में अगर पास आते हैं तो उसके बीच में कोई ना कोई फोर्स लगता है, वो कोई ना कोई एक बॉन्ड फॉर्म करता है, जिस बॉन्ड के कारण दोनों एटम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। तो उस बॉन्ड का फॉर्मेशन उस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पास आना, ये डिपेंड करता है कि आपका जो बॉन्ड बना है या वो जो आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो कैसे हुआ है। तो कोई भी केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो 3 तरीके से होती है, बाय द लूजिंग और एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो दो कोई भी एटम पास
आने की कोशिश करेंगे और वो क्या करेंगे, एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसके बाद वो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टेबल मतलब स्टेबल माना जाएगा। तो ये जो लूजिंग और गेनिंग होती है वो किस इलेक्ट्रॉन की होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होती है। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सेल से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन यूज करता है। वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस सेल। तो सारी बातें, ये सारी बातें कहां पे आके अटक जाती है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। इसीलिए मैं बार बार कहता था कि क्लास 9th में अच्छे से पढ़ाई करो, अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर आगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो क्यों मैं ऐसा कहता था। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कितने इलेक्ट्रॉन किस सेल में होंगे, ये सारी बातें आपको आइडिया हो गया। अगर नहीं भी हुआ है फिर से आप क्लास 9 का बुक्स एक बार जरूर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 4 में आपका मॉडल्स के बाद, एटॉमिक मॉडल्स के बाद वाला टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा है आयंस। तो आयंस क्या होता है, आयंस होते हैं फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि आपको पता है कोई भी एटम अगर जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल स्टेट में कोई भी रिएक्शन नहीं करता। क्या अगर हम सोडियम को और अगर क्लोरीन को पास पास रख दे तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल एटम है, आइसोलेटेड एटम है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब तक चार्ज नहीं होगा दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। और अगर हमें शेयरिंग करके बनाना है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए दे मस्ट अटेन द चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर में कोई ना कोई चार्ज होना कंपल्सरी है टू फॉर्म अ आयोनिक कंपाउंड। तो आयंस मतलब क्या होंगे, तो हमें पहले में पढ़ा कि कोई भी मेटल्स और नॉनमेटल्स कंबाइन करेंगे तभी जब वो उनके ऊपर आयंस होगा। क्योंकि आयंस जब होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कंबाइन करते हैं तभी मेटल्स और नॉनमेटल्स आयोनिक कंपाउंड बनता है। और ये आयंस कब होगा, जब उसके ऊपर में चार्ज फॉर्म करेगा। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ जो चार्ज है, ये फॉर्मेशन ऑफ चार्ज दो तरीके से होता है, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ चार्ज दो तरीके से होता है, लूजिंग और गेनिंग। तो ये लूजिंग और गेनिंग का क्या मतलब है ये देखिए। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल लिया सोडियम। अच्छा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। हमें कैसे पता, तो हमें इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करते हैं कि उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो मैंने ये भी बताया था किसी भी एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं बाय इट्स एटॉमिक नंबर, कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। लेकिन क्या किसी भी चार्ज पार्टिकल का, किसी भी चार्ज एटम का या किसी भी आयंस एटम का, क्या जो आपका आयंस एटम नहीं कहेंगे, आयंस जनरली एटम्स आयंस नहीं होते, आयंस वो तभी होंगे जब उनके ऊपर चार्ज आएगा, चार्ज नहीं है, दे आर एटम्स, जब उनके ऊपर चार्ज आ गया तो वो आयंस। तो किसी भी आयंस का क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि या तो अगर वो प्लस चार्ज है तो उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, प्रोटॉन जितना था उतना ही रह जाएगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज आयंस हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम रह जाएगा। ये बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो सोडियम का हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। KLMN मैंने बताया था कि KLMN में मैंने कहा था कि सबसे पहले K सेल आता, फिर L सेल आता, फिर M सेल आता। K में मैक्सिमम कितना भरेंगे, L में कितना भरेंगे, M में कितना भरेंगे, और आउटर मोस्ट सेल में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेल नहीं करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास सोडियम है ना, तो मैंने 281, चलिए हम इसका ये बना लेते हैं। तो आपको पता है बोर्ड्स ने कैसे दिया था, सबसे पहले न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रॉन आपको अलग अलग सेल पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो देखिए हमारे पास 28, आप कहते हैं सर यहाँ 9 भी तो हो सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आउटर मोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन
नहीं बढ़ सकते, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमने क्या क्या किया, पहले K से L में आए, फिर L से M में आए। तो अब देखिए हमने यहाँ पे K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अब L सेल में कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर M सेल में कितना है 1। तो मैंने जो आपको कहा था वैलेंस सेल, वो कहने का मतलब क्या था, वैलेंस सेल कहने का मतलब कि जो सबसे आउटर, क्योंकि इसके बाद कोई और सेल नहीं है, यही सबसे आखिरी सेल है, तो इस आखिरी सेल में आपका इलेक्ट्रॉन कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही आपका कहलाएगा आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल। और इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ सोडियम एटम, दैट इज 1। ये चीज आपको चैप्टर नंबर 5 में फिर से पढ़ाऊंगा, इसलिए पहले 9th में पढ़ाया, अब 10th में पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 3 में पढ़ा रहा हूँ, फिर चैप्टर 5 में पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए। अब चलिए, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्या करेगा कि सोडियम विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू अटेन इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मुझे बताइए कि यहां से कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, 1। आप यही कह सकते हो कि सर हम एक काम करते हैं, इसको हम 7 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये 8 हो जाएगा। तो यहां पे बात आती है एनर्जी की, कि अगर आप इसे 7 इलेक्ट्रॉन देने जाओगे तो आपको इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि उससे कहीं कहीं कम में आप इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, कोई भी रिएक्शन, हम कोई भी चीज अगर हम करते हैं, प्रैक्टिकल्स, लैब, कोई भी चीज या कोई भी चीज बनाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अगर हम यहाँ पे देंगे तो हमें उतनी एनर्जी जनरेट करनी होगी। इससे बेहतर है कि हम कम एनर्जी देकर के ही हम इसे क्या कर ले, लूज करा ले। तो यहाँ पे दो टर्म आता है, 11th में पढ़ोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये चीजें तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको बाद में आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज किया। अगर जैसे ही इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल अब हो जाएगा, सपोज कीजिए यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब जो इसके, जैसे ही मैंने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कराया, मतलब पहले इसके पास 2 8 1 था, अब ये बन गया 2 8, तो अब इसके पास सेल मात्र 2 हो गए, क्योंकि तीसरा सेल इसका वैकेंट हो गया, क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब जो यहाँ पे ये सोडियम था, दे विल कन्वर्ट इनटू सोडियम प्लस, मतलब इसने सोडियम जो है वो आपका सोडियम प्लस फॉर्म हो गया, मतलब दे फॉर्म आयंस। अब ये जो आयंस हैं, अब ये आयंस मतलब पॉजिटिव आयंस किसी निगेटिव आयंस के मतलब उसके साथ मिल करके आपका आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो पहले अगर आप सोडियम और क्लोरीन को डालते, नो रिएक्शन, बट जैसे ही उसने प्लस चार्ज फॉर्म कर लिया, उसके बाद अब ये किसी भी माइनस चार्ज के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है, चार्ज का फॉर्मेशन होता है। तो अब हमने जैसे एग्जांपल किसका पढ़ा, सोडियम का। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। मान लीजिए हमने इसको मैं रब कर रहा हूं, अब हमने लिया सपोज कीजिए मैग्नीशियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, मतलब 2 8 2। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, तो 2 8 9 10 नहीं 8 और फिर 2। तो अब हमें आउटर मोस्ट में पहले सोडियम के केस में 1 था, अब हमें कितने हो गए 2। इसका मतलब मैग्नीशियम के केस में हमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है। अब आप मुझे यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपको पढ़ना है नहीं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर जैसे सोडियम के केस में हमने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कराया था, क्या हम मैग्नीशियम के केस में भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा देंगे? क्या हम दोनों इलेक्ट्रॉन जो लूज करेंगे, क्या वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ लूज होगा? तो नहीं, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करने में हमें पहले जब हम एनर्जी देना शुरू करते हैं, एनर्जी हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज होता है, मतलब एनर्जी हम हमेशा एक होल नंबर में देते हैं। तो जब आप एनर्जी दोगे तो एक सर्टेन एनर्जी पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
तो उस समय क्या होता है कि जितना एनर्जी हम इसे देते हैं उससे कहीं कम एनर्जी में ये रिलीज मतलब लूज हो जाता है और आपके वो कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 282। अब हम यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे 2। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये था आपका मैग्नीशियम, अब ये हो जाएगा Mg2+ और ये बन जाएगा आपका 2A। आई बात समझ में? तो वहां पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है एल्युमिनियम, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए और ये इसको 3 कर दीजिए और यहाँ पे Al3+। मतलब सोडियम के भी प्लस चार्ज होने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के भी प्लस चार्ज होने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन, अल्युमिनियम के भी प्लस चार्ज होने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब दे ऑल आयन attain its noble gas configuration, so now they combine with the ions which react to form of ionic compound। ठीक है, तो ये हो गया। अगर अब हम अनायन की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ अनायन की अगर बात करें, तो इसी तरीके से आपका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस आपका। तो हम फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हमने पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पढ़ लिया, जो फॉर्मेशन ऑफ अनायंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने जनरली क्लास 9 की चीजों को, बेसिक चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया। तो आप सभी लोगों से ये है कि आप लोग क्लास 9 की अगर बुक्स आपके पास हैं तो उन चीजों को जाकर के जरूर देखें, उन चीजों को जाकर के जरूर पढ़ें। उसके बाद जो मैंने आज वीडियो में बताया उस चीज को आप एक्सप्लेन करें। हाँ, जो क्वेश्चन हमारे पास था कि सर क्लोरो अल्कली प्रोसेस वाला, उसमें आप याद रखिएगा कि क्या होता है, सोडियम भी हमारे पास है और हाइड्रोजन भी हमारे पास है। तो क्या होता है हमारे नेचर में ना, मतलब हमारे सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन है, बिकॉज when we pass electricity then water dissociate into H+ and OH-। तो क्या होता है, जैसा कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो क्या करेगा कि सोडियम पहले हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर जाएगा और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो हाइड्रोजन के पास इतनी मतलब ये नहीं हो पाता कि हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ रिएक्शन कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखोगे कि बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट रिएक्ट फास्टर विथ हाइड्रोक्साइड आयन, सो हाइड्रोजन आयन गो टू द कैथोड। कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे चला जाता है और जो सोडियम है हाईली रिएक्टिव होने के कारण इस हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर लेता है। ये भी कह सकते हो, इसी कारण से इसका हमने नाम रखा है क्लोरो अल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे अल्कली का फॉर्मेशन होता है और ये अल्कली का फॉर्मेशन भी इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमने सोडियम लिया है। तो क्या इस प्रोसेस में हम क्या ब्राइन सॉल्यूशन की जगह पोटेशियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, और पोटेशियम क्लोराइड से क्या हम क्लोरीन क्लोरो अल्कली प्रोसेस बना सकते हैं? ये क्वेश्चंस में मेरा आप लोगों से है, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। ये होमवर्क नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जिन्हें भी इसका आंसर पता था उन लोगों के लिए कि इस जगह पे हम NaOH की जगह क्या हम KOH लेकर के क्लोरो अल्कली प्रोसेस बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो क्यों, और नहीं बना सकते तो क्यों नहीं बना सकते। तो ये होप करता हूं सबको समझ में आ गया होगा कि वाई सोडियम इज नॉट गो टू द कैथोड बट हाइड्रोजन डज। तो याद रखिएगा कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये हाइड्रोक्साइड के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है और ये इलेक्ट्रोड आपका नहीं हो पाता। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका और भी बहुत सा डिटेल आंसर है, पर वो चीज अभी आपको उतना डिस्कस में नहीं जाना, तो आप इतना चीज को बस ध्यान रखिएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।